नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। देश भर में सरकार के खिलाफ जगह जगह तमाम मुद्दों पर या तो उन प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार की आलोचना हो रही है, चाहे वो घरेलू मुद्दे हो चाहे विदेश नीति हो। और यहाँ पर बीजेपी की सरकारों के खिलाफ तमाम तरह के आंदोलन चल रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टियों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। और सेंध लगाने का मतलब यह है कि विधायक तोड़कर राज्यों में सरकारें बनती रही हैं और अब सांसदों को तोड़ने का क्रम चल रहा है। और इसके पहले चुनाव किस तरह से जीते गए विधानसभाओं के, वो भी हम लोगों ने उसकी भी चर्चा की है, देखा है। और विपक्ष के जो आरोप हैं कि कैसे चुनाव आयोग की मदद से ये सारे काम आसानी से होते गए। और अब यहाँ संसद में हार के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में हारने के बावजूद अब बीजेपी अपने सांसदों की या अपने समर्थक सांसदों की संख्या बढ़ाने में कैसे लगी है। उन सांसदों को अपनी तरफ कर रही है जिन्हें जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट देकर संसद में पहुंचाया था। लेकिन और इसको ऑपरेशन कमल का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि यह ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि ऑपरेशन कीचड़ है। तो कौन कह रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सरकार के खिलाफ किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर एक माहौल बना हुआ है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ताज़ा तरीन मामला जो ऑपरेशन कीचड़ की जहां बात हो रही है वो ये है कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के जो शिवसेना के सांसद हैं उनको अपनी तरफ करने की बीजेपी की कोशिश हो रही है। इन सांसदों का अपने नेताओं से मोहभंग होता है, ये एक क्रम चलता है, ये एक फॉर्मेट बन गया है। उसके बाद वो फिर आकर एनडीए के साथ हो जाते हैं, उनको तुरंत मान्यता मिल जाती है। पूरा का पूरा यानी पूरी एक क्रोनोलॉजी हर राज्य में एक ही तरीके से चल रही है। पिछले दिनों हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा और अब शुरुआत हो रही है महाराष्ट्र में। तो अब वहां भी हो रहा है, यानी जीती भले नहीं है, बीजेपी को जनता ने भले हराया हो, लेकिन बीजेपी हारे हुए अपने सांसदों के बजाय जो दूसरी पार्टियों के जीते हुए सांसद हैं अब उनको अपनी तरफ करके वहां पर अपने संख्या बल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। लेकिन इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये किस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, लोकतंत्र की ये डकैती इसको कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप हारे हुए हैं लेकिन आप दूसरे पार्टियों के जीते हुए नेताओं को अगर अपनी तरफ कर रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा। और सवाल ये है कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो उन लोकसभा के सदस्यों से इस्तीफा दिलाकर वहां दोबारा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। हालांकि चुनाव में क्या नतीजे होंगे इसको लेकर भी अब बहुत ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। अमलेंदु जी, बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, आप सही कह रहे हैं। इसको हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यही है कि साहब इनको इस्तीफा देकर ये जहाँ चाहना वहाँ चले जाएं तो इस्तीफा देकर भी चले जाएंगे। अपने ज्ञानेश कुमार जी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो बंगाल जैसा और जगह भी परिणाम आ सकते हैं, तो ये साफ तौर पर समझा सकता है। लेकिन ये ना करके बीजेपी अगर ये कर रही है तो इसके पीछे समीर जी समझा यही जा रहा है कि कोई बहुत जल्दी में है बीजेपी। क्योंकि आज अगर इस्तीफा दिला देगी उसके बाद चुनाव जीत कर आएंगे और सब होगा तो उसके बाद फिर जो है वो एक समय लग जाएगा तो चुनाव कराने में, और तब तक बीजेपी का कोई काम अधूरा जो जिसको पूरा करना चाहती है वो फंस जाएगा। असल में 25 ये जो दशहरा आएगा तो इस पे दशहरे पे कुछ भेंट देनी है आरएसएस को, मोदी जी को। तो वो भेंट देने के लिए उससे पहले संविधान का संशोधन जरूरी है। तो वो संविधान संशोधन जरूरी करना है तो फिर वो डिलिमिटेशन कराना है, तो वो जब तक नहीं होगा तब तक कैसे होगा, तो उसे पास कराना है। तो इसके पीछे कुल रणनीति यही समझ में आ रही है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये जो है सांसद जो हैं ये फॉर सेल हैं। और ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं आदित्य ठाकरे जो शिवसेना यूबीटी के विधायक हैं, उनके नेता भी हैं। वो कह रहे हैं कि इनको जिनको जाना है भाई ये जाएं, आप तो जीत कर जो आए थे, आप जीत कर आए थे इंडिया गठबंधन के उस पर महाविकास अघाड़ी के नाम पे, और आपके चुनाव प्रचार के लिए एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी तीनों के नेताओं ने आपके लिए प्रचार किया था। तो आप कैसे बीजेपी में जा सकते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब आप फॉर सेल हैं, ये उनका साफ तौर पर कहना है। अभी तक समीर जी ये 6 सांसद जो थे शिवसेना यूबीटी के पूरे नहीं हो रहे थे। और हिंगोली से जो सांसद हैं ओमराज निम्बेकर, वो पहले तो कह रहे थे कि इन्होंने मेरे फर्जी साइन कर दिए हैं और मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरे साइन किसने कर दिए। कल उन्होंने भी घोषणा कर दी कि वो विकास के लिए जो है वो शिवसेना एकनाथ
शिंदे के साथ विलय कर रहे हैं, तो यानी 6 सांसद वो पूरे हो गए, दो तिहाई। अब ये 2 तिहाई के पे भी काफ़ी बहस हो चुकी है कि मर्जर जो है पॉलिटिकल पार्टी का होता है, संसदीय दल का नहीं होता है, तो इसलिए 2 तिहाई नहीं, अगर आप 100% भी हो जाएं तब भी आप मर्ज नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि फैसला ओम बिरला को देना है, ओम बिरला क्या फैसला देंगे ये देखा जाएगा। आज ही जो उड़ीसा के विधानसभा के अध्यक्ष जो है उनका फैसला आ गया है कि बीजू जनता दल के 8 विधायकों ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उनकी सत्ता समाप्त करने के लिए बीजेडी ने दी एप्लीकेशन, उन्होंने उसको रद्द कर दिया कि क्रॉस वोटिंग जो है ये अब दल बदल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अब इसके खिलाफ आप जाते रहिए, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये सब फंसा रहेगा। तो इसी तरीके से जो बीजेपी का काम है वो बीजेपी अभी पूरा करना चाहती है। लेकिन हम आदित्य ठाकरे का, समीर जी, वो ट्वीट देखना चाहेंगे जो उन्होंने किया है, अंग्रेजी में ट्वीट और उसको आप हिंदी में। जो आदित्य ठाकरे क्या क्यों कह रहे हैं कि ये सेल बिकाऊ है, ये सारे सांसद जो वोट किसी और के नाम पर ले रहे हैं, जनता उनको किसी और के नाम पर किसी और मुद्दे पर दे रही है वोट, और जिनके खिलाफ वोट दे रही है उसके पास ये जा रहे हैं। अब इनकी क्या मजबूरी हो सकती है। ये आदित्य ठाकरे का जो ट्वीट है अंग्रेजी में, ये लिख रहे हैं कि जो लालची सांसद दूसरी तरफ चले गए हैं वे ये बातें पहले से भी ज्यादा मजबूती से साबित करते हैं। आपकी वफादारी और आपकी इज्जत बेशर्मी से बिकने के लिए है। सरकार पक्षपाती है और जनता के पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करती है। जो लोग अब दूसरी तरफ जा रहे हैं वे सभी महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के मंच से एनडीए के खिलाफ चुनाव जीत कर आए थे। उन सभी के लिए शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के नेताओं ने प्रचार किया था। हर एक ने सभी पार्टियों और सहयोगियों के नेताओं से रैलियां करने को कहा था। वे अब ये बेतुकी बात भी नहीं कह सकते कि इससे अलग होकर उससे गठबंधन कर लिया या ऐसा वैसा किया। आपके चुनाव क्षेत्रों में वोटरों ने एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया था। बस ये मान लीजिए कि आपके लालच ने ही आपको रातों रात बेशर्मी से ये सब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो ये लिख रहे हैं आदित्य ठाकरे, चूंकि उनकी पार्टी के ये 6 सांसद हैं जो अब अलग होकर एकनाथ शिंदे के साथ मिलने जा रहे हैं, यानी वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ जुड़ने जा रहे हैं। क्या इनकी मजबूरी हो सकती, क्या? क्योंकि जब चुनाव हुए थे अमलेंदु जी 2024 में, तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज्यादा जो एक एनडीए के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कह लीजिए जो एक लहर थी वो या तो उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ी थी या तो फिर महाराष्ट्र में दिखाई पड़ी थी, और इन सांसदों को इसीलिए वहां की जनता ने वोट देकर जिताया था। और अब ये उस जो जनमत इनको मिला था उस जनमत का ये मखौल उड़ा रहे हैं, उसी के पास चले जा रहे हैं जिनके खिलाफ इनको जनमत मिला था। लेकिन ये ऑपरेशन लोटस का की ये जो प्रक्रिया चल रही है एक के बाद एक, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और आप जीत कर नहीं आ पाते हैं तो आप जीते हुए विधायक और सांसद ही खरीद लेते हैं, जो आरोप लग रहे हैं। इसी को लेकर पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन लोटस नहीं, ये ऑपरेशन कीचड़ है। और ये किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाया जा रहा है, उसको कैसे दिखाया जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि देश में ही नहीं अमलेंदु जी, अब ये दुनिया भर के अखबार भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, और लोकतंत्र कहाँ जा रहा है इसकी चर्चा हो रही है, उस पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है, और ये भारत की बदनामी बीजेपी करवा रही है इस तरीके के अपने कुकर्मों के जरिए। ये भी कुकर्म ही कहा जाएगा इनको, और कुछ नहीं है। लोकतंत्र के साथ कुकर्म है, तो लोकतंत्र के साथ जो बीजेपी कुकर्म कर रही है उसके जरिए पूरे दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है, भारत के लोकतंत्र की बदनामी हो रही है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बदनामी हो रही है। तो ये असल में भारतीय जनता पार्टी को समीर जी लोकतंत्र से और संविधान से कोई लेना देना है भी नहीं, क्योंकि ये तो शुरू से इस लोकतंत्र के और इस संविधान के विरोधी रहे। इनका जो पितृ संगठन है आरएसएस, उसने संविधान का विरोध किया था। संविधान जब बन रहा था तब जो थे पंडित नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर के जो थे पुतले जलाए गए थे। जो लोग संविधान बनाने का विरोध कर रहे थे, कहा था ये तो पश्चिमी संविधान है, भारत का संविधान तो मनुस्मृति है, तो ये मनुस्मृति के उपासक जो हैं तो ये तो इस संविधान के विरोधी रहे, तो इसलिए इनको कोई इससे फर्क भी नहीं पड़ता है। और ये भी है जो ये सांसद बटोरे जा रहे हैं हारने के बाद, इसके पीछे भी यही कारण बताया जा रहा है कि आप संविधान को बदलने की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो पहले आप राज्यसभा में अपने को मजबूत कर रहे हैं और अब आप लोकसभा में दूसरी पार्टियों के जीते हुए सांसदों को
अपनी तरफ बुला रहे हैं। चूंकि अभी भी आपको ये भरोसा नहीं है कि अगर डीएमके में भी खेल करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। डीएमके में भी खेल करने की कोशिश शुरू हो चुकी है और उनके साथ भी अब लगता है कि डीएमके जो है अगर एनडीए में शामिल नहीं भी होगा तो इनकी मदद कर सकता है डिलिमिटेशन पास कराने के लिए। तो ये भी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये भी अब देखने में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अलग का मसला है। लेकिन समझिए जो आपने ठीक कहा कि 400 पार चूंकि नहीं हो पाया जो नारा दिया था संविधान बदलने का, तो अब इस तरीके से आप कर रहे हैं। यानी अभी भी बीजेपी को यह भरोसा नहीं है कि आप अगला चुनाव जो होगा या मध्यावधि चुनाव भी आप कराएंगे तो उसमें आप फिर से जीत कर आ सकते हैं। तो इसलिए बिना चुनाव लड़े हुए आप फिर से जो है वो अपना 400 पार करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे दलों के सांसदों को तोड़कर। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी या इमरजेंसी लगेगी, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी जो है उसको सच साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समीर जी, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और सुन लेते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। ये जो कुछ जिस तरीके से लोकसभा में और राज्यसभा में अपने सांसदों की या अपने समर्थक सांसदों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। Now the faction of the Shiv Sena UBT has come from that they will be joining the Shiv Sena Shinde group. This is Operation Kichad, because they could not, the lotus could not flower in these constituencies. But our question is, why is the Prime Minister, why is his ego been so hurt? Because he stopped at 240 and not 400. That now he's busy stealing MPs from other parties like TMC, now Shiv Sena. Why? What is the intention? Is the intention to actually change the constitution, which they had claimed before the elections and they could not, because the people of India decided they should not? So what is the intention behind this dacoity? Because to all of us the Prime Minister advises not to buy gold, not to buy anything expensive, and he's going about buying MPs. Why? But don't you think because Aditya Thackeray tweeted तो ये पवन खेड़ा जो कह रहे हैं किस तरीके से ये ऑपरेशन कीचड़ यानी लोकतंत्र को कैसे कीचड़ में धंसा दिया गया है, धंसाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और दुनिया भर में भारत की ये जो व्यवस्था है इसको लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसको किधर हम ले जा रहे हैं। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सरकार के समर्थन से, सरकार की वजह से, उसकी मनमर्जी से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत हैरानी की बात है अमलेंदु जी कि आखिर जो सांसद इस तरीके से टूट कर जा रहे हैं या कर रहे हैं, आखिर वो अपने समर्थकों का कैसे सामना करते होंगे। ये बात कई सांसद लोग भी कहते हैं। यहाँ तक कि जो सांसद चूंकि जितने भी जा रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई सिर्फ 2 सबसे बड़े कारण होते हैं। या तो डर है उनको ईडी सीबीआई का, और या फिर उनको कोई इतना बड़ा लालच दे दिया गया है जिसकी वजह से वहाँ जाना पसंद कर रहे हैं। उनको भी ये लगता है कि हम अपनी जनता का जिसने हमको चुनकर भेजा था वो दोबारा हमको चुनने नहीं जा रही है। लेकिन अब उनके सामने इन 2 चीज़ों में से एक को चुनने की जब बात होती है तो फिर आकर वो बगावत चुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये बगावत चुन लेते हैं। और बगावत क्या, आप इसको बगावत भी नहीं कह सकते हैं। तो बगावत तो ये होता है कि भाई अपने नेतृत्व के खिलाफ हमने झंडा उठा लिया, आप तो सीधे सीधे दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। आप अपना बगावत किससे कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी थोड़ी कर रहे हैं, आप तो उस जनता से बगावत कर रहे हैं, उस जनता चुन के भेजा, जिसने चुना है आपको, जिसने आपको वोट दिया, और आप उस वोट के खिलाफ जो है आप चले जा रहे हैं। यानी उसके साथ चले जा रहे हैं जिसने आपको वोट नहीं दिया। यानी जिसने आपको वोट नहीं दिया, जो कम थी, आप ज्यादा को छोड़कर कम की तरफ चले जा रहे हैं। सिर्फ किस लिए? अपने आर्थिक स्वार्थ, ईडी और सीबीआई का डर। अब पता नहीं इसमें किस किस का ईडी सीबीआई का, मैं देख रहा था एक दिन संजय राउत जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक सांसद हैं जो इन 6 में शामिल हैं, उनके ऊपर एक फैसला आना था और 2 दिन फैसला रोक कर रखा गया। ये कहा गया कि आप तय कर लीजिए कि आपको आना है कि नहीं आना, आप जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से फैसला आएगा। हमें नहीं मालूम ये क्या मसला क्या नहीं है, उन्होंने नाम भी नहीं लिया किसी का। लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं तो इसका मतलब बहुत कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज हो चुकी हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज नहीं है, हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो वो भी कंप्रोमाइज हैं इस तरीके से। और देखने वाली बात समीर जी ये है कि इस तरीके के सारे खेल हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामले पहुंचते हैं और कोई सुनवाई ही नहीं होती है। और इसीलिए संजय राउत जो थे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि ये सब कुछ हो रहा है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने हमारी याचिकाओं पर अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है कि आपको फैसला जो भी देना दीजिए, मगर कीजिए। तो वो एक शेर याद आ गया मुझे, बहुत पुराना है कि या तो बाइज्जत बरी हो या सजा हो, कुछ तो हो।
तो ये इस तरीके का है। तो यानी या तो भाई बाइज्जत बरी कर दीजिए, ठीक है, एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी, ठीक है, या फिर एकनाथ शिंदे को सजा दीजिए। तो लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और धमका रहे हैं आप यूबीटी शिवसेना के वकील को कि आपके नेता जो बाहर जाकर भाषण देते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। अरे और क्या करेंगे, भाषण नहीं देंगे तो? आप तो अपना काम कीजिए। आप जिस काम के लिए बैठे हुए हैं, बैडमिंटन खेलने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं आप फैसला देने के लिए बैठे हुए, फैसला दीजिए, संविधान सम्मत काम कीजिए। लेकिन वो नहीं हो रहा है, इस पर चुनौतियां हो रही हैं। तो ये समझिए, बिल्कुल ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की नहीं बल्कि आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज झा हैं आरजेडी के सांसद, सुनते हैं उनको, राज्यसभा सदस्य हैं, वो क्या कह रहे हैं। जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद हैं वो अब जब पाला बदल रहे हैं तो उनको किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, इनको बागी कैसे कहते हैं? किसके सिंबल पे लड़े थे? शिवसेना यूबीटी। तो कायदे से तो उस सिंबल का सम्मान करिए। और जाहिर तौर पर मैं इसे बार बार कह रहा हूं कि मैं शिवसेना का या तृणमूल का या किसी और पार्टी में जब ये इंजीनियरिंग की जाती है ना, तो ये उनका संकट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का संकट है। और ये धोखा किसके साथ है जानते हैं? ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी के साथ नहीं है, इलेक्टोरेट के साथ धोखा है, जिन्होंने चुनाव किया और विकल्प देख करके इनको वोट किया। क्या उस विकल्प के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? मतलब बाकी आप पर दबाव है, भय है, प्रलोभन है, वो अपनी जगह, लेकिन आपने अपने लोगों को जिन्होंने आपको चुना उनके साथ धोखाधड़ी की। सर क्या लगता है कि ये जो लगातार सांसदों की टूट हो रही है, डिलिमिनेशन का एक मुख्य कारण हो सकता है? देखिए, मेरा सिर्फ मानना है कि कोई भी उनके मन में बात हो, डिलिमिटेशन हो या हो, क्या ये संवैधानिक है? मैंडेट पाना और मैंडेट जुगाड़ना दो अलग चीज। मैंडेट आपको जनता देती है, जुगाड़ आपको तथाकथित चाणक्य नीति देती है, जिसके लिए हमारे संवैधानिक प्रावधानों में कोई भी जगह नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इसमें अपमान जो आप कर रहे हैं वो उस जनमत का जिसने आपको चुनकर भेजा है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही मनोज झा ने, अमलेंदु जी, कि जनमत पाना और जनमत जुगाड़ना। तो यहाँ आप पाए नहीं तो अब आप उसका जुगाड़ कर रहे हैं। जुगाड़ इसलिए कर रहे हैं कि आपने केंद्र में बिना बहुमत के भी सरकार बना ली और उसके बाद फिर आपके पास सारी चीजें हैं और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, सारी चीज़ें आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद, आपको जनता ने नहीं चुन के भेजा। सरकार भी आपकी अल्पमत की है, बीजेपी को बहुमत भी नहीं है, उसके बावजूद आप जो है वो 2/3 बहुमत जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बेशर्मी, तो मतलब इसको देखकर बेशर्म भी शर्म आ जाए, मतलब बेशर्म को भी शर्म आ जाए जो बीजेपी सब कारोबार कर रही है। लेकिन समझिए इसके साथ साथ एक खेल और भी हो रहा है, और वो खेल ये हो रहा है कि क्या खासतौर से महाराष्ट्र को लेकर, कि क्या महाराष्ट्र में भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि बात ये चल रही थी कि बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तोड़ देगी, ये बात चल रही थी। और आपको याद होगा कि अमित शाह जो थे बीच में गए थे एक बार, और शायद पुणे में, उन्होंने कहा था कि अब हमें जो है किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, बीजेपी की यहाँ पूर्व बहुमत की सरकार है। मतलब एक तरीके से उन्होंने इशारा दिया था कि जिसको जाना है वो चला जाए। तो एकनाथ शिंदे भी सतर्क हो गए। तो क्या एकनाथ शिंदे भी अब जो काम बीजेपी कर रही थी वही कर रही है? क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि सीखेंगे उन्हीं से, कहा यह जा रहा है कि यहाँ ये ऑपरेशन टाइगर है। हालांकि नाना पटोले इसको ऑपरेशन गीदड़ कह रहे हैं और पवन खेड़ा इसको ऑपरेशन कीचड़ कह रहे हैं, और जो उदित राज है वो इसको ऑपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। बहरहाल जो भी ये ऑपरेशन हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो और चाहे गीदड़ हो, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि इसमें बीच में कहीं बीजेपी और शिवसेना के बीच भी क्या चल रही है। तो एकनाथ शिंदे भी घबराए हुए हैं कि बीजेपी उनके ऊपर ही ऑपरेशन लोटस कर सकती है, तो उसका बचाव करने का तरीका खोज रहे हैं। अगर ऐसा है, चूंकि बीच में ये हुआ था कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई थी उद्धव ठाकरे की, तो बताया गया था कि बहुत ज्यादा बेचैनी बढ़ गई थी एकनाथ शिंदे की। बहरहाल ये क्या है, कांग्रेस के नेता हैं सतेज पाटिल, और उनका भी समझिए यही कहना है कि भाई इससे एकनाथ शिंदे तो मजबूत हो रहे हैं, बीजेपी कमजोर हो रही है। अब ये कैसे हो रही है तो सतेज पाटिल बताएंगे। तो सुन लेते हैं सतेज पाटिल जो कांग्रेस नेता है कि वो क्या कह रहे हैं। जो कुछ चल रहा है इस समय महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसदों को लेकर, उनको उद्धव ठाकरे गुट के जो शिवसेना के सांसद हैं उनको तोड़ने की जो कोशिशें हो रही हैं। ऑपरेशन टाइगर के माध्यम से शिंदे गुट को बल मिल रहा है, भाजपा का बल कम हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और दिल्ली का आशीर्वाद है, इसीलिए ये ऑपरेशन हो रहा है।
उनको काफ़ी चीज़ें देने का आश्वासन दिया गया है। मुझे लगता है एक ट्रेंड बन गया है, ये पार्टी से जीत किया और दूसरे पार्टी में चले जाओ, और लोगों को भी इसका असर लोगों के ऊपर भी पड़ना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने वोट दिया महाविकास आघाड़ी करके उनको वोट मिला। शिंदे, शिवसेना, उद्धव जी, कांग्रेस, एनसीपी के पूरे वोट्स देके ये 6 एमपी चुन के आए। हमें उनको यही कहना, आपको जाना है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, वापस चुनाव लड़िए और जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वही बात है कि अगर आपको जाना है, आपने अपनी विचारधारा बदल ली, मन बदल लिया, सब कुछ बदल लिया, तो आप उस जनता का अपमान क्यों कर रहे हैं जिसने आपको चुनकर भेजा है? तो पहले आप इस्तीफा दीजिए। वही बात कह रहे हैं सतेज पाटिल भी। लेकिन वहाँ एक जो एनडीए के भीतर भी जो खेल हो रहा है वो भी क्या है, दिलचस्प है, चूंकि इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही, केवल अभी नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से चल रही हैं। वहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद भी ये खबरें लगातार आती रही हैं, और खासकर जब से बिहार में चुनाव हुए हैं और वहां जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी ने किनारे लगाया है, नीतीश कुमार को लगाया है, तो जाहिर सी बात है धड़कनें बढ़ रही हैं। और अब तो वहां पर अजीत पवार भी नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है वो यही है कि ये जो सांसद अपनी पार्टियों से टूट रहे हैं, ये जनमत का किस तरीके से अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल समझिए, जनमत का अपमान कर रहे हैं और घोर अपमान जनमत का कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो मनोज झा भी कह रहे थे कि भाई आप जिनका वोट लेकर आए तो आप अपमान उनका कर रहे हैं, किसी और का नहीं कर रहे हैं। तो ये ठीक जो है वो आप समझ सकते हैं कि ये जो अपमान है ये जनता का है, ये शिवसेना यूबीटी का या लोकतंत्र का, ये उसका अपमान नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पर अगर कहा जाए तो ये अपमान जो है ये सीधे सीधे अपमान है उस जनता का जिसने आपको वोट देकर भेजा था। समीर जी बिल्कुल, और ये आप वोट देकर भेजा, लेकिन आप चले जा रहे हैं उसके पास जिसके खिलाफ आपको वोट दिया गया। लेकिन ये जिस तरीके से आप जनमत पाए नहीं तो आप उसका जुगाड़ कर रहे हैं, जो बात मनोज झा कह रहे हैं, ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस तरीके से ख़त्म कर रहा है। और कह रहे हैं मनोज झा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो उसी का, और कॉन्स्टिट्यूशन भी ना हो उसी का, तो ये पूरा इंतजाम किया जा रहा है जो विपक्ष कह रहा है। बिल्कुल समीर जी, जो विपक्ष कह रहा है उसी का इंतजाम किया जा रहा है। और ये एक तरीके से देखा जाए कि आज जो है, मुझे लगता है समीर जी कि आज महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आज जो खेल कर रही है बीजेपी शिवसेना के कंधों पर चढ़ के, अब वो ऑपरेशन गीदड़ कहिए, ऑपरेशन कीचड़ कहिए, जो भी कहिए उसको लेकर, लेकिन अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। कांग्रेस के नेता हैं भाई जगताप और एमएलसी भी हैं भाई जगताप, वो भी कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये मनी और मसल पावर जो है उसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रयोग कर रहे हैं, मतलब ये असंवैधानिक जो है वो काम कर रहे हैं। तो भाई जगताप को भी हम लोग सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि ये जिस तरीके से तोड़फोड़ सब की जा रही है, तो ये तोड़फोड़ जो है ये लोकतंत्र के मंदिर में तोड़फोड़ है, ये किसी दल में तोड़फोड़ नहीं है। आप सीधे सीधे जो ढांचा जो ढहा रहे हैं, चूंकि आपको तो ढांचा ढहाने की महारत है, आप ढांचे ढहाते रहते हैं, तो ढांचा जो आप ये ढा रहे हैं, इस लोकतंत्र का, इस संविधान का ढांचा जो है वो आप ढा रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर आप ये सत्ता, अपने मनी पावर और मसल पावर का दुरुपयोग, यही बात कह रहे हैं कांग्रेस नेता और एमएलसी भाई जगताप। सुन लेते हैं उनको। लेकिन ये जो मामला है कि आप बहुमत नहीं पाए तो आप बहुमत का जुगाड़ करेंगे और जो काम आपको करना है आप वो करेंगे, तो ये फिर उस देश की जनता का और मतदाताओं का अपमान है। लेकिन अब सवाल ये है कि मतदाताओं का मतलब क्या रह गया है, मतदाता कौन तय कर रहा है और कैसे तय कर रहा है। अब तो ये सारी चीज़ें भी बदल दी गई हैं। बहरहाल भाई जगताप को सुनते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं कि और क्या क्या चल रहा है देश में, केवल तोड़फोड़ ही चल रही है या कुछ और भी चल रहा है। तो पहले सुन लेते हैं भाई जगताप, जो कांग्रेस के नेता हैं और महाराष्ट्र से ही आते हैं। मुझे देखिए, मैं इस बारे में कोई टीका टिप्पणी करूं, पर इतना जरूर मैं एक बात कहना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र के लिए। क्या ये लोकतंत्र है? जिस लोकतंत्र के आधार पे, जिस संविधान के आधार पे हमारे चुनाव होते हैं, एक पार्टी का सिंबल लेके चलते हैं और फिर इस तरह का मसल पावर, मनी पावर, बाकी सारे हथकंडे इस्तेमाल करके इस तरह से जोड़ तोड़ करना, क्या ये लोकतांत्रिक है? ये मेरा सवाल है। कौन कहा गया, क्या गया? दुर्भाग्य है 2014 से इस देश में और इस प्रदेश में पिछले 10 सालों से
जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की फोड़, जिस तरह का एक विचारधारा को लेके अपनी अपनी पार्टियां बनती है। बट अब मैं पूछूंगा कि ये विचारधारा कौन सी है आपकी? तो ये पूरा जो मामला है ये सिर्फ और सिर्फ मनी पावर, मसल पावर और फिर बाकी सारी ईडी वगैरह पीछे लगा के अगर ये कर रहे और ये असंवैधानिक है। आपको लग रहा है कि 2029 में जिस तरीके से आपने कहा था डेमोक्रेसी वापस जो है खतरे में आ जाएगी, क्या आपको लग रहा है कि 2029 में डेमोक्रेसी वापस खतरे में आ जाएगी जिस तरीके से महाराष्ट्र में जिस तरह से ये सारे देश में, महाराष्ट्र में क्यों, पूरे देश में जिस तरह से हो रहा है 2029 में मुझे नहीं पता, पर इलेक्शन हो गया। अब किस आधार पे होंगे, किस मुद्दे पे होंगे, क्योंकि ये वही मुद्दे, ये वही लोग हैं जो भाजपा के खिलाफ लड़े, भाजपा के नेतृत्व के खिलाफ उन्होंने कैंपेनिंग किया और आज उनके साथ है। तो ये बड़ा अजीब और ये बड़ा भयंकर और असंवैधानिक है। तो ये सारी चीज़ें असंवैधानिक हैं और जिनको चिंता है कि ये संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है, उनकी चिंता ये स्वाभाविक है। बहरहाल उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के जो सांसद अब जा रहे हैं, अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं और उसके साथ मिल रहे हैं जिसके खिलाफ वोट देकर उनकी जनता ने भेजा है, उसको लेकर इस समय संजय राउत जो शिवसेना के नेता है, सांसद हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे चलते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं संजय राउत, सुनते हैं। आणि शिवसेना कमजोर करण्यामागे किंवा शिवसेना फोडण्यामागे एकच ध्येय आहे की महाराष्ट्र कमजोर करणं आणि मुंबई उद्योगपतींच्या घशात घालणं, जी शिवसेना विरोध करते आहे म्हणून शिवसेना कमजोर केली जाते। या राज्याचं नेतृत्व करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना हे समजायला हवं। आतापर्यंत यशवंतराव चव्हाण असतील, वसंतराव नाईक असतील, वसंतराव दादा पाटील असतील, अगदी शंकरराव चव्हाणसुद्धा असतील, माननीय शरद पवार असतील, विलासराव देशमुख असतील, केंद्रामध्ये इंदिरा गांधी असतील, राजीव गांधी असतील, कोणी असतील, त्यांना महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचं महत्त्व राजकीयदृष्ट्या माहीत होतं की हा जो एक फोर्स आहे हा प्रखर राष्ट्रवादी फोर्स आहे आणि जर सरकारला काही संदर्भात लढाया करता येत नसतील तर शिवसेना या लढाया लढते आहे देशासाठी, मुंबई महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी। हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आतापर्यंतच्या यशवंतरावांपासून सर्व मुख्यमंत्र्यांनी हे स्वीकारलेलं होतं। पण भारतीय जनता पक्ष हा व्यापाऱ्यांचा पक्ष असल्यामुळे त्यांना शिवसेनेचा जो भांडवलदार विरोध आहे तो मान्य नाही। आम्ही भांडवलदारांना विरोध करू नये, आम्ही मुंबई गिळणाऱ्यांना विरोध करू नये, मराठी माणसाच्या छातीवर बसणाऱ्यांनाशी आम्ही लढू नये, ही जर फडणवीस आणि शिंदे गटाची किंवा त्यांच्या सत्ताधाऱ्यांची भूमिका असेल तर ते आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही आमचे आमदार खासदार फोडाल, आमची जिद्द तोडू शकत नाही। आपण काल पाहिलं असेल की शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे जेव्हा काल भांडूपच्या शाखा भेटीला आले तेव्हा एक विराट सभाच तिथे झाली। घाटकोपरला गेले शाखेच्या भेटीसाठी, तिथे एक अतिविराट सभा झाली। लोकांचा रोष आणि लोकांचं शिवसेनेविषयी प्रेम हे अशा प्रकारे पुन्हा उसळून यायला लागलं आहे। ही गद्दारी जी करून घेतलेली आहे शिंदे गटाने आणि अमित शहानी, एक लक्षात घ्या, या गद्दारीमागे एकच हेतू आहे की आम्ही मुंबईसह महाराष्ट्र पैशाने विकत घेऊ शकतो आणि अस्मितेसाठी लढणाऱ्या शिवसेनेसारखे जे पक्ष आहेत ते आम्ही पैशाच्या ताकदीवर फोडू शकतो। ही मस्ती आहे ना, ही मस्ती त्यांच्या पार्श्वभागात, मी खूप सौम्य शब्द वापरलेला आहे, पार्श्वभागात घातली जाईल। नाही, आमचा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, तुम्ही जे म्हणाला की फडणवीस विरुद्ध शिंदे हे महाराष्ट्रात कोल्ड वॉर आहे, तर कोल्ड वॉर नाही, ओपन वॉर आहे आणि 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 या युद्धात हां उद्धव ठाकरे तुम्ही तुमचा पक्ष हा फडणवीसांच्या बाजूने आहेत का? नाही, आम्ही कोणाच्या बाजूने असण्याचा
तो वहाँ संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात की उन्होंने कि इस तरह की वहाँ रही, लेकिन और कांग्रेस के शासन में इतने दिनों तक वहाँ शिवसेना ने राजनीति की, कभी तोड़ फोड़ की कोशिश नहीं की गई, लेकिन अब बीजेपी क्या कुछ कर रही है। और कोई तो बात कही जाती है कि कांग्रेस ने ये सारी चीज़ें अगर की होती तो बीजेपी आज होती कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आज बीजेपी होती ही नहीं क्योंकि आपके तो पहले भी 2 ही एमपी थे और 2 एमपी को तोड़ना कौन सी बड़ी बात थी, तब तक तो दल विरोधी कानून भी नहीं था, तो कुछ भी किया जा सकता था, तो आपको जड़ से मिटाया जा सकता। लेकिन खैर जो गलती है कांग्रेस की, नहीं किया उसने। मोदी जी यही समझाना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस की गलती थी, अब आओ तो अब गलती मत करना, तो यही सबक देना चाहते हैं बहरहाल। लेकिन जो संजय राउत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक तो उन्होंने कहा है कि गद्दारों की कोई विचारधारा नहीं होती, और जो अभी एक गए हैं सबसे आखिरी सांसद ओम राजे निम्बालकर, उनके बारे में उनका कहना है कि ओम राजे निम्बालकर जो है वो एक कुख्यात गद्दार हैं। शिवसेना को तोड़ना महाराष्ट्र को तोड़ने जैसा है। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि ओम राजे को सबसे पहले 15 करोड़ किसने दिए, ये बहुत बड़ी बात संजय राउत कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि धाराशिव में जो विकास दिख रहा है वह पिछली सरकारों के कार्यकाल में हुआ था। सिर्फ चीनी मिलें लगने से विकास नहीं होता, विकास सामूहिक प्रयासों से होता है। अगर किसी सांसद को लगता है कि 100 करोड़ रुपए अपनी जेब में डालना ही विकास है, तो यह गलत सोच है। तो ये एक बहुत गंभीर आरोप जो है वो संजय राउत समीर जी लगा रहे हैं। लेकिन इधर शिवसेना के जो सांसद हैं, विधायक आदित्य ठाकरे, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उनकी बाइट आएगी तो वो भी हम लोग सुनवाएंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो आप बता सकते हैं कि क्या क्या कहा है उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि शिवसेना दोनों गुट, शिवसेना सिर्फ एक ही है, शिवसेना यूबीटी, दूसरे गुट को बीजेपी का समर्थन हासिल है और वो असली शिवसेना नहीं है। इन लोगों के पास कर्मचारियों की सैलरी या कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सांसद खरीदने के लिए इनके पास पैसे हैं। ये सभी सांसद महाविकास अघाड़ी सहयोगियों के समर्थन से शिवसेना यूबीटी के चुनाव चिन्ह पर चुने गए थे। अब ये पाला बदल रहे हैं जो जनता के जनादेश के खिलाफ है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि बीजेपी देश में दंगे करवा सकती है, अफरा तफरी फैला सकती है और चुनाव प्रचार कर सकती है, लेकिन एक बात पक्की है, बीजेपी को सरकार चलाना नहीं आता। हम मुंबई की बीएमसी और पुणे की पीएमसी में ये देख रहे हैं, न सिर्फ ये विधायक बल्कि विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों को अपने चुनाव क्षेत्रों के लिए फंड नहीं मिल रहा है। विधायक होने के नाते हम भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। आज वे हमारे सांसदों और विधायकों को तोड़ रहे हैं क्योंकि वे बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं। 2024 में वोटरों ने उन्हें रोका और उन्हें सिर्फ 240 सांसद मिले, लेकिन अब वे पार्टियों को तोड़कर फिर से वही कोशिश कर रहे हैं। उनका मुख्य मकसद है संविधान बदलना। तो देश की जनता, वही हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं अमलेंदु जी, कि देश की जनता ने तो आपको आपकी मंशा पूरी नहीं होने दी, उन्होंने रोक दिया, लेकिन अब आपने देश की जनता को ही बदलने का फैसला कर लिया। यानी जो कहा जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, और आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं, तमाम तथ्य है, प्रमाण है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को ही बदल दिया। ऐसे मतदाता आपने वहां पर अब चुनकर कर दिए जो उसी पार्टी को वोट दे रहे हैं जिसको आप देना चाह रहे हैं। तो यहां पर ये पूरा खेल ये कर दिया गया है। और मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें चूंकि आप हारे हुए हैं, तो आपने जो दूसरी पार्टियों के जीते हुए लोग थे उनको आप अपनी तरफ करने में लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, दूसरी पार्टी के लोगों को आप अपनी तरफ करने में लगे हुए हैं। मकसद क्या है? मकसद वही है किसी भी तरीके से संविधान जो है वो बदल दिया जाए। ये एक साफ मकसद है और ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है समीर जी। और ये आप समझ सकते हैं कि संविधान क्यों बदला जाना है। ये भी स्पष्ट है कि संविधान बदला जाना है, और चूंकि नहीं हो पाया इंतजाम 60 मतलब 400 पार का, तो अब वो 400 पार का कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो 400 पार का जनादेश से नहीं हुआ, तो अब आप जुगाड़ वाले जनादेश को ले रहे हैं। और चूंकि संविधान बदलने के लिए या डिलिमिटेशन पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, तो 2/3 बहुमत जो है वो आपको ऐसे मिल नहीं सकता, और आपको भरोसा भी नहीं है कि आप चुनाव में 2/3 बहुमत लेके आ पाएंगे या सरकार में लौट भी पाएंगे। तो आप ये इस तरीके से करना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे की बाइट भी आ गई है समीर जी, हम लोग सुनेंगे अभी आदित्य ठाकरे ने क्या कहा, हमने बता तो दिया ही था, लेकिन आदित्य ठाकरे को हम लोग सुनेंगे भी, उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे को भी सुनेंगे। क्योंकि कल जब गए थे अमित शाह जी कोल्हापुर में, तो उन्होंने कहा कि कोल्हापुर में कि शिवसेना जो है वो खत्म हो गई, अब एक ही शिवसेना है और शिंदे गुट नहीं है, शिवसेना है। ये इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने बहुत तगड़ा प्रहार जो है वो बिना नाम लिए गृह मंत्री का जो है वो किया है, उसको भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन आदित्य ठाकरे पहले सुन लेते आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं। और ये जिस तरीके से वहां पर जो महाराष्ट्र में अब ये हो रहा है, तो अपना यानी जनमत नहीं मिला है आपको, जनादेश नहीं मिला,
कि आप संविधान बदल सकें, अब आप उस जनमत को, जनादेश को छीन रहे हैं, उसका जुगाड़ कर रहे हैं। बहरहाल आदित्य ठाकरे को सुनते हैं, शिवसेना के विधायक हैं, क्या कह रहे हैं। जो 6 बागी सांसद हैं वो औपचारिक बागी नहीं, डरपोक है और बिकाऊ है। वो शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे, इस बात की चर्चा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस पे क्या प्रतिक्रिया है ओवरऑल इस पूरे जो 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव बालासाहेब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में, अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजॉरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है, और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है। 2 दिन पहले एक कैसे बोले, पिछली बार जो शिवसेना में फूट हुई थी उसके बाद जो कानूनी लड़ाई थी वो लंबी चली, अब तक खत्म नहीं हुई है। दूसरी बार ये लड़ाई आप कैसे जीतेंगे, इसके लिए क्या करेंगे? और गोवा का भी केस पेंडिंग है। यही तो बात है। अगर इस देश में कानून व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है, तो हम यही अपेक्षित करते हैं कि न्याय हमें मिले। ये न्याय सिर्फ हमारे पार्टी के लिए नहीं है। जैसे आज हमारी पार्टी को तोड़ा है, वैसे आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा है, कल कोई भाजपा को जाके तोड़ेगा। लेकिन क्योंकि ऐसे राक्षस तो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन यही बात है कि अगर हम कानून से चले, क्या हम संविधान से चले, तो फिर इस देश में संविधान का अगर राज्य हो और संविधान का राज हो तो हमें न्याय मिलेगा, यही अपेक्षा है। और अगली तारीख जब है तभी न्याय मिलेगा, यही हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात कही कि वो बागी नहीं, हो तो बिकाऊ सांसद हैं, लेकिन उन्होंने कैसे जनमत का जो तिरस्कार किया है वो महत्वपूर्ण बात है। आपको जनादेश मिला, किसके खिलाफ, किसके फेवर में, और आप जा किधर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो जाने वाले हैं उनको शायद ये नहीं समझ में आया होगा। अब उनकी कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही ही होंगी, तभी वो अपनी पार्टी से बगावत कर रहे हैं, अपनी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसकी तरफ वो जा रहे हैं, क्या वो ऐसे ही जुगाड़ू सांसदों के जरिए वो सब कुछ करना चाहती है जिसके लिए उनको जनता ने रुक करने से रोक दिया था? बिल्कुल बिल्कुल समझिए, जनता का रुख जो है, मतलब एक तरीके से जनता ने रोक दिया चूंकि बीजेपी को, तो अटक गए। तो अब ये इस तरीके से कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो 400 पार कर लिया जाए, लेकिन ये 400 पार जो है वो होगा नहीं, ये साफ तौर पर समझ में तो आ रहा है। समझिए 400 पार तो अभी भी नहीं होगा, तोड़फोड़ करके भी कितनी तोड़फोड़ आप करेंगे आखिर, और अगर इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ करेंगे तो आप रह कहाँ जाएंगे, सब कुछ बाहर ही होगा, तो कितना दबेंगे ये भी देखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझ में तो आ रही है, समझिए कि अब हालांकि इस मामले में भी जो है ये जो किया दूसरे दल जो हैं शिवसेना और टीएमसी, इन्होंने जो ओम बिरला को जाकर दे दिया है पत्र, इसके बाद जो है ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ओम बिरला भी अभी कोई फैसला लेने से एकदम हिचक रहे हैं। कि मतलब एकदम ये सामने आ जाएगा कि बिल्कुल बीजेपी के आदेश पे ही पूरा काम करना है। तो वो दिखाना चाहते हैं कि हमने सारे पक्षों को सुना और इसलिए जल्दी वही है, अभी कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर ये जितना फैसला में देर होती जाएगी, इतने लिए इनको जो है और दिक्कत बढ़ती चली जाएगी, ये हो सकता है। बहरहाल दिक्कत बढ़ती है नहीं बढ़ती, लेकिन लोकतंत्र के लिए तो दिक्कत बढ़ रही है। कल जो हमने बताया, जैसा समीर जी की कल जो थे वो गृह मंत्री अमित शाह जी जो थे वो कोल्हापुर में थे, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी जो है यहाँ हैं, अब ये शिवसेना के शिंदे गुट नहीं रहा, अब ये शिवसेना यही है, दूसरी शिवसेना खत्म हो गई। यानी उनका उन बाला साहब का कोई मतलब नहीं रहा, ये कहने का था। इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने बहुत तगड़ा हमला बोला है। वो मराठी में उनका 2 मिनट का हमने सुनवाते हैं और एक लाइन में बताएंगे कि कहा क्या उद्धव ठाकरे ने। बिल्कुल सुन लेते हैं उद्धव ठाकरे को, इस क्या कह रहे हैं असली और नकली शिवसेना को लेकर। गद्दारी झाली तिथल्या मतदारसंघात जाऊन मतदारांची मी माफी मागतोय, तशीच तुमची पण मागतोय। कारण तुम्ही माझा आदेश मानून जो उमेदवार दिला त्या उमेदवाराकडे न पाहता शिवसेना या 4 अक्षराकडे पाहून आणि मशालीवरती लढणारा उमेदवार म्हणून अक्षरशः रक्ताचं पाणी केलं आणि निवडून दिलं। साहजिकच आहे, उमेदवारी मी दिली होती त्याच्यामुळे ही चूक माझी आहे आणि त्या चुकीबद्दल मी तुमची माफी मागतो। हे अनुभव गेल्या 60 वर्षातले। आतापर्यंत अनेकदा शिवसेना फोडण्याचा प्रयत्न झाला, फोडली तोडली, शिवसेना कशी कमजोर होईल याचा प्रयत्न केला आणि जे अनुभव आले ते अनुभव तुम्हाला सगळ्यांना माहिती, कारण तुम्ही या सगळ्या वाटचालीचे साक्षीदार नव्हे करते करविते कट्टर शिवसैनिक आहात। कारण
तो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना असली और नकली कौन है। उनका जो गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को ही कह दिया, यानी जो क्रेडिट जिसने बनाई शिवसेना उसको ही भूल गए। और मजेदार बात है अमलेंदु जी, उसी शिवसेना उन्हीं बाल ठाकरे की बदौलत बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई महाराष्ट्र में और अब उनको खारिज कर रहे हैं। तो कहा जो उद्धव ठाकरे ने कहा मराठी में, वो ये कहा कि कल कोल्हापुर में बाहर से एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि शिवसेना एक ही है, ये हमारी है, ये बाला साहब की शिवसेना है, उनकी पार्टी में कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। आज भी वहां एक अध्यक्ष है लेकिन किसी को उसका नाम तक नहीं पता, लेकिन हमारे लिए पार्टी प्रमुख बाला साहब ही है। अब ये महत्वपूर्ण बात कही। और ये देखिए कि बाला साहब के नाम को नहीं खारिज कर पाते एकनाथ शिंदे भी और यहाँ तक कि बीजेपी भी। बिल्कुल बिल्कुल खारिज नहीं कर पाते और हिम्मत नहीं पड़ती है। हालांकि कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कुछ कह सकते हैं, ये कल को बाला साहब को भी ठेंगा दिखा सकते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत अभी नहीं पड़ रही है कि बाला साहब के विषय में जो है कुछ उल्टी सीधी इस तरीके की बात कर पाए। और सबसे बड़ी बात ये समझिए, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया एनसीपी के टूटने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अजीत पवार से कि भाई अगर आपको इतना अपने पर भरोसा है और आप अलग पार्टी हैं तो आप शरद पवार के नाम का उनके का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई अगर शिंदे साहब को इतना ज्यादा भरोसा है तो बाला साहब ठाकरे के नाम का उनके चित्र का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये सवाल यहाँ भी अलग पार्टी आप बनाई चुके अलग पार्टी बना चुके, नाम भी दूसरा रख लो, लेकिन आपको शिवसेना ही चाहिए। और संजय राउत के शब्दों में कहें तो वो शब्द हम कह नहीं सकते हैं कि वो कौन किसका बाप है, ये सब हमारे शब्द नहीं है, ये संजय राउत के अपने शब्द हो सकते हैं। लेकिन समीर जी ये तो समझ में आता है ना कि भाई अगर आपने इतने बड़े आप नेता हैं कि आपकी जो है आप कुछ भी कर सकते हैं, आपने असली शिवसेना तोड़ दी, आप बड़े हो गए उससे, तो फिर बाला साहब ठाकरे का नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, ये सवाल तो उठेगा और लोग पूछ रहे हैं इसको। तो ये बिल्कुल ये सारी चीजें, लेकिन यहां पर बीजेपी क्या कर रही है, बहुमत नहीं मिला, जनमत नहीं मिला, लेकिन अब वो जनमत से मिले हुए सांसदों को ही अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इधर ये चल रहा है, लेकिन जो उस जनमत के न मिलने के बावजूद बीजेपी ने सरकार बनाई, उन सरकारों में क्या हो रहा है, और खासकर उन जगहों पर जहां ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सरकारें बनवाई हैं, वहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ जो बिहार में नई सरकार बनी, सरकार बनने के बाद 6 महीने के भीतर ही मुख्यमंत्री को किनारे कर दिया गया। बीजेपी ने आखिरकार वहाँ अपना मुख्यमंत्री बनवा लिया और मुख्यमंत्री बनने के बाद वहाँ क्या कुछ हो रहा है, वो किस तरीके से लोगों के एनकाउंटर हो रहे हैं और सीधे सीधे ये लोगों को पागल और विक्षिप्त बताकर एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, उन लोगों को जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जी हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, उनको भी जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे उनको भी अब एनकाउंटर्स में मारा जा रहा है। ये पागल हो गया, ये पागल हो गया है। अच्छा, अब एनकाउंटर होता भाई आपके ऊपर कोई हमला करे, अभी तक तो थ्योरी ये होती थी कि साहब भाग रहा था, इसने हथियार से हमला कर दिया, अब तो हथियार फेंक दिया तब भी एनकाउंटर किया जा रहा है, दिन दहाड़े किया जा रहा है सूरज की रोशनी में। तो ये सवाल जो है उठे, और कहाँ हो रहा है, जहाँ राम राज्य आ चुका है। जी हाँ, और जहां राम राज्य पहले आया था वहां का भी सुनाएंगे कि राम राज्य में क्या हो रहा है, यानी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, और वहीं पर जहां से प्रभु श्री राम राज्य कर रहे थे किसी जमाने में, उनके नाम पर अब जो राज्य किया जा रहा है, उन्हीं के मंदिर में कैसे वहां पर करोड़ों रुपए जो है पार कर दिए गए जो श्रद्धालुओं ने चढ़ाए हैं। बहरहाल पहले बिहार की बात करते हैं, जो वहां जिस तरीके से एक भरत तिवारी नाम के एक व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद वहां जबरदस्त तरीके से लोगों में नाराजगी है सरकार के खिलाफ। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई है और उस पर जो मुख्यमंत्री का जो बयान आया है, उन्होंने जिस तरह से एक पुलिस राज को जस्टिफाई किया है, उसको लेकर काफी आलोचना हो रही है। सुन लेते हैं पहले मनोज झा को क्या कह रहे हैं। भरत तिवारी मामले में नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाए कि फेक एनकाउंटर की गई, हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रिटायर्ड जज से जांच की मांग कर दी है। सर देखिए, मैं एक बात कंसिस्टेंटली अपने दल की ओर से कहता आ रहा हूं, एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो या मेरे यहाँ हो बिहार में, एनकाउंटर सिर्फ व्यक्ति का नहीं होता, सच का एनकाउंटर होता है। एक एनकाउंटर करके आप सच पे पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई क्रिमिनल भी है तो आपकी मंशा क्या होनी चाहिए, उस क्रिमिनल के नेटवर्क को ध्वस्त करना, उसकी समझ बढ़ाना, उसके पूरे पॉलिटिकल इकोनॉमी को कब्जे में लेना। एनकाउंटर करके आपने क्या किया, वाहवाही पीठ थपथपा ली, आप अपना मॉडल फलाने राज्य के फलाने मुख्यमंत्री जी से और 2-4 जगह तारीफ हो गई। हर एनकाउंटर सच पे पर्दा होता है, और अगर आप जुडिशियल इंक्वायरी, शायद आप दबाववश
बस ये चाहेंगे कि उसमें कोई प्रभावित ना करे। क्योंकि देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर एनकाउंटर सच होता आप सस्पेंशन नहीं करते। और मैं फिर से दोहराता हूं, एनकाउंटर किसी का भी हो, कहीं भी हो, वो सच का एनकाउंटर होता है। वो छुपाने के लिए एनकाउंटर किया जाता है जिसमें लोग शरीके गुनाह होते हैं। सर, बिहार में अब तो सच को छिपाने के लिए, और वास्तविकता है और सच्चाई है, कई बार कई मामलों में जिन पुलिसकर्मियों ने एनकाउंटर किए थे उनको सजा भी हुई है। लेकिन अभी चूंकि सत्ता का संरक्षण है, सरकार का संरक्षण है, तो वहाँ हो रहे हैं। लेकिन बिहार में जिस व्यक्ति का ये एनकाउंटर हुआ है उसने ज़बरदस्त वहाँ पर एक कह लीजिए कि राजनीतिक भूचाल ला दिया है। अमलेंदु जी, बिल्कुल, बहुत हम देख रहे थे कि बीजेपी के भी कुछ वरिष्ठ नेता बड़े मुखर होकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुखर होकर आलोचना कर रहे हैं, यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी आलोचना कर रहे हैं जी हाँ, इसको लेकर। और ये अब याद है, आप देखिए समीर जी, अभी तक बुलडोजर कहाँ चला करता था, एनकाउंटर कहाँ हुआ करते थे, अब कहाँ हो रहे हैं। तो ये जो सबके आएगी, जो मतलब राहत इंदौरी का ही शेर था ना, वो लगेगी आग, तो आएंगे सभी जद में, तो आग लगी है तो आ रहे हैं अब जद में, और करो बुलडोजर और एनकाउंटर, राज की तारीफ, तो ये आ रहा है। लेकिन वो जो एक विजुअल वायरल हो रहा है वो हम लोग दिखा नहीं सकते हैं समीर जी, कि किस तरीके से बंदूकें लहराई जा रही हैं और सब कुछ लहराया जा रहा है, गोला बारूद लहराया जा रहा है। वो सीधी सीधी एक चुनौती जो है वो बीजेपी की सरकार को अब मिल रही है। किसकी तरफ से मिल रही है? जो बीजेपी का कोर वोटर समझा जा रहा है आजकल। तो चूंकि अब वहाँ एनकाउंटर हो रहा है तो ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। एनकाउंटर समीर जी 99% फर्जी ही होते हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स जो है वो आ चुकी हैं कि 99% ही जो है वो एनकाउंटर्स फर्जी होते हैं। लेकिन अब उन एनकाउंटर्स को, फर्जी एनकाउंटर्स को अब वो संस्थानिक रूप दिया जा रहा है, सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। समस्या ये है, जो संकट है वो ये है कि इससे पहले जो एनकाउंटर्स होते थे उनको भले ही फर्जी होते थे लेकिन सरकार का संरक्षण नहीं होता था, जाँचें होती थी, सजाएँ होती थी। लेकिन अब जो हो रहे हैं वो सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। ये आरोप विपक्षी तरफ से लग रहा है और मनोज झा भी यही कहते हुए सुने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल यही बात मनोज झा भी कह रहे हैं कि ये सरकार जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो सच को छिपाने के लिए, सच्चाई को छिपाने के लिए। और जो बिहार में भरत तिवारी नाम के व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ है वहां भी सच्चाई छिपाने के लिए किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सरकार पर ही सवाल उठा रहा था, सरकार से सवाल पूछ रहा था, लेकिन पुलिस ने उसको मार दिया। और उसका जो वीडियो वायरल हो रहा है कह रहा है कि मुझे विक्षिप्त बताने की कोशिश की जा रही है कि इनको विक्षिप्त और पागल बता दिया जाए। तो पागल बताने से पहले ही उसको वहां पर एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन बिहार सरकार इस मामले में जबरदस्त तरीके से घिरी हुई है। और इधर उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त तरीके से एनकाउंटर होते रहे हैं। कई बार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की, लेकिन सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कोई परवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह कि जब सरकार को परवाह नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करता है, वो भी कहीं कोई सख्ती दिखाई नहीं पड़ी है। उसी का नतीजा है कि दूसरे राज्य भी अब इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन यहां रामलला के साथ भी इतना बड़ा खेल और छल हो जाएगा, ये बहुत हैरान करने वाला है कि वहां करोड़ों रुपए उस चढ़ावे के गायब कर दिए गए, चुरा लिए गए, जो देश भर से, दुनिया भर से आए भक्तों ने वहां चढ़ा रखे थे। और अब उसकी जांच हो रही है, एसआईटी ने जांच की, रिपोर्ट सौंपी गई है मुख्यमंत्री को। क्या कुछ होगा, कोई उम्मीद लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही। इसलिए नहीं दिखाई पड़ रही है कि 5 साल पहले, 4 साल पहले वहां पर जमीन का भी जबरदस्त घोटाला हुआ था और उसमें भी किसी को सजा नहीं हुई, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही लोग तब भी उसमें मुख्य अभियुक्त थे, खेल करने वाले थे। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में, उनको सुनते हैं। समय नहीं है इस बात का कि हम लोग प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में बात करें। लेकिन जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी की फुटेज गायब है, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो। और फिर उससे भी बड़ा दुखद बात यह है
इसके अधिकारी बताइए, हमारे सनातन धर्म के साधु संत पुजारियों का पूछताछ करेंगे। आपने पहले भी पूज्य शंकराचार्य जी को देखा कि किस तरह अपमानित होना पड़ा उन्हें। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है तो धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है, धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। तो बीजेपी को धर्म से ज्यादा धन से प्यार है, ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मामला सामने तो आया था ही ये पूरा प्रकरण, लेकिन अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद ही ये एक जोर भी पकड़ा, इसकी चर्चा भी हुई। और वह अब पता लग रहा है कि जो चंपत राय कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ है, अब वो खुद सवालों के घेरे में है। लेकिन सवालों के घेरे में पहले भी थे, जमीन का हजारों करोड़ का घोटाला वहां पर हुआ था, तब कुछ नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा ये भी देखने वाली बात। बिल्कुल समझिए, आगे देखना होगा क्या होगा। और जो मंदिर के जो हैं ट्रस्टी प्रमुख जो हैं अध्यक्ष, उसके वो मिश्रा जी जो हैं, वो मिश्रा जी जो हैं जाने क्या क्या आप सब टीवी चैनलों पे आकर भाषण दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, जो उसकी जांच हो, SIT बनी, उसकी रिपोर्ट क्या आया, सब योगी जी को रिपोर्ट सौंप देगी SIT। FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? तो चंपत जी को बचाने की क्या कोशिशें हो रही हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्या कोशिशें जो है ये है कि इसको बचाने की कोशिश हो रही हैं। बहरहाल किसी को भी बचाया या कुछ किया जाए, लेकिन चोरी तो हो ही रही है। मतलब ये तो स्वीकार कर दिया गया कि चोरी हुई है, वरना SIT बैठाई क्यों थी अगर चोरी नहीं हो रही है। तो ये अगर आपने स्वीकार कर लिया कि चोरी हुई है, तो जिसने चोरी की है उसको सजा भी मिलनी चाहिए, ये तो समझा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो चोरी हुई है और वो भी मंदिर में और उस जगह पर उन चीज़ों की चोरी हुई है जो श्रद्धालुओं ने वहाँ पर प्रभु श्री राम को अर्पित किए थे, वो सारी चीज़ें। और चुराने वाले कौन लोग हैं जो धर्म की ध्वजा लेकर चलते रहते हैं, वो उस पूरे सवालों के घेरे में दिखाई पड़ रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से वहाँ पर सरकार चल रही है, व्यवस्था चल रही है और संस्थाएं चल रही हैं। बहरहाल SIT बनाई गई है, SIT ने रिपोर्ट भी दी है। SIT की रिपोर्ट में क्या कुछ है वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इन सब चीज़ों से बेखौफ सरकार अपने सांसदों की संख्या बढ़ाने में लगी हुई है, यानी दूसरी पार्टियों के सांसदों को तोड़कर असंवैधानिक तरीके से वो उनका जुगाड़ कर रही है। इधर सरकार से इस्तीफे की मांग हो रही है, सरकार के मंत्रियों से इस्तीफे की मांग हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी जो अचानक सोशल मीडिया पर एक बार वो छाई, अब वो बैठ जा रही है धरने पर कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक वहां पर धरना चलता रहेगा। लगातार उनका धरना जारी है। और यही नहीं, उसके जो प्रमुख हैं, उनके नेता हैं, उनका ये कहना है कि अब 1 हफ्ते के भीतर धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्तीफे की मांग होगी। तो अब वहां पर इस्तीफे की मांग हो रही है। नीट की परीक्षा करा ली गई, नीट की परीक्षा में कैंसिल हुआ, दोबारा हुआ, किसी छात्र का सेंटर दे दिया गया अबू धाबी। इस तरीके से पूरी व्यवस्था चल रही है और जो संस्था परीक्षा करा रही है उसको क्लीन चिट दे रहे हैं शिक्षा मंत्री। लेकिन शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग को लेकर अब कॉकरोच जनता पार्टी वो बैठ गए हैं। हमें लग रहा है कि अब सच में उठने वाले नहीं है, वो जंतर मंतर पर इस्तीफा लेके ही मानेंगे। अब इस्तीफा होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल वो जनता मंतर पर बैठे हुए हैं। और ऐसे किसी के कहने से इस्तीफा अगर होने लग जाए तो फिर सरकार किस काम की रह जाएगी। तो ये अब लेकिन उन्होंने साथ में एक चीज़ जोड़ दी है कि भाई जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक या तो हम यहीं बैठे रहेंगे या हमको दूसरी जगह बैठने के लिए दे दी जाए। तो दूसरी जगह भी बैठने के लिए दी जा सकती है, बैठे रहो या फिर यहीं बैठे रहो, ये भी हो सकता है। कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये बैठे रहते हैं या नहीं भी बैठे रहते हैं, एक चीज़ तो साफ समझ में आ रही है समीर जी कि अब जनता में रोष जो है सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है। ये बात एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट होती चली जा रही है समीर जी, और इसको आप किसी भी तरीके से अब रोक नहीं पाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या ना हो एक अलग का मसला है, लेकिन मोदी जी के और उनकी सरकार के खिलाफ जो है लोगों में गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये एकदम से स्पष्ट है समीर जी। एक किसान यूनियन है, उसका चारूनी गुट, उसने ऐलान किया है कि इस विरोध चरहुनी गुट कि वो इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन देंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। जी बिल्कुल, चूंकि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी ने तमाम लोगों से, संगठनों से, किसानों से, मजदूरों के संगठनों से अपना समर्थन मांगा है, लेकिन वहां पर वो डटे हुए हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
को लेकर, और जब तक नहीं होगा तब तक डटे रहेंगे। अब देखना यह है कि वो कब तक डटे रहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सरकार स्वीकार करती है नहीं करती है, ये बहुत ही कहा जाए कि एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि इस्तीफे नहीं होते हैं। हालांकि हुए ज़रूर हैं कुछ न कुछ इस्तीफे, लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा शिक्षा मंत्रालय वही चला रहे हैं, और अगर उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है तो इसका मतलब जो सारी धांधली हो रही है उसमें अकेले उसका जो सूत्र है वो केवल धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में नहीं है, और जो सीधी सी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे तो कोई दूसरे प्रधान आएंगे, और व्यवस्था ये इसी तरीके से चलती रहेगी। तो ये अगर व्यवस्था इसी तरीके से चलती रहेगी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी क्या करेगा। तो बहरहाल जो जिसकी मांग है वो जाने अपनी मांग को लेकर, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि लोगों में गुस्सा, समीर जी, बढ़ रहा है। यहाँ पर गुस्सा स्पष्ट है, और ये युवाओं में खासकर जो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है वो है, कम से कम उस गुस्से की अभिव्यक्ति वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब वो आंदोलन करने वाले लोग कौन हैं, किसका समर्थन है, वो समर्थन अब मांग भी रहे हैं तमाम संगठनों से, जो तमाम मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, और जैसा अभी आपने बताया भी कि भारतीय किसान यूनियन जो चढ़ूनी गुट है उन्होंने अपना समर्थन देने की उनको घोषणा भी की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह से जो युवाओं छात्रों का ये विरोध है, ये गुस्सा है, ये नाराजगी है, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, तमाम परीक्षाएं अभी भी उन पर सवाल उठ रहे हैं। नीट की परीक्षा हुई थी, नीट की परीक्षा दोबारा करा ली गई, पेपर लीक हुआ, लेकिन बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की शिकायतें हैं। अलग अलग जगहों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के नेता भी, कार्यकर्ता भी जगह जगह तमाम राज्यों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं परीक्षाओं में धांधली को लेकर और वैकेंसी न निकलने को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि इन सब को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, और सरकार गंभीर जिन चीज़ों को लेकर है वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। पहले मैनेज हुए पश्चिम बंगाल के लोकसभा के सदस्य, और अब मैनेज हो रहे हैं महाराष्ट्र में जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं। सरकार उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। तो ये सरकार की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, और दूसरी तरफ आम लोगों की, जनता की या शिक्षा जो छात्रों की है प्रायोरिटी, वो अपनी तरफ है। अब किसको कितना महत्व सरकार दे रही है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल समझिए, सरकार किसको कितना महत्व देती है ये देखना होगा। सवाल ये नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी को महत्व देती है, कि कांग्रेस को देती है, कि शिवसेना को देती है, किसको महत्व देती है। सवाल ये है कि जो देश का आम छात्र है, जो परेशान है, जो नीट के छात्र परेशान है, उनके लिए सरकार क्या करती है, ये सवाल बड़ा बना हुआ है। बिल्कुल, तो ये सवाल बना हुआ है, और क्या कुछ होता है, इनके नतीजे क्या निकलते हैं, और अब शिवसेना के बाद अब किन दूसरे पार्टी के सांसदों की ओर सरकार की निगाह है, उस पर हमारी भी निगाह रहेगी। आपको लगातार अपडेट करेंगे। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय